हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में। और एचडीएफसी बैंक के बारे में जो बात कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा किस किस के लिए यूज़फुल है। अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि 24% जो वेट है वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का है। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी मूव होगा तो एचडीएफसी का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहेगा उसके अंदर। दूसरी बात समझिएगा, करीबन 8% के आसपास का जो है कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी के अंदर है। तो ये भी समझ लीजिएगा कि जो निफ्टी के ट्रेडर्स हैं उनके भी काम की वीडियो हो सकती है। तीसरी बात, जो एचडीएफसी बैंक में इंडिविजुअली निवेश करते हैं उनके काम की हो सकती है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक ज़बरदस्त होल्डिंग है और जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर एचडीएफसी बैंक का शेयर है तो उनसे संबंधित भी ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा सेंटिमेंटल भी ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। अब यहाँ पर मैं इसका जो एनालिसिस करूँगा आज, उस एनालिसिस के अंदर मैं कुछ चीज़ें जो है डिटेल के अंदर आपके साथ एनालिसिस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी एज ए इन्वेस्टर। अगर आप एक कॉमन इन्वेस्टर भी हैं और आप एचडीएफसी बैंक में डायरेक्टली निवेश नहीं कर रखा है तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। आइएगा, अब मैं इसमें क्या बात करूंगा वो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चार्ट के बारे में बात करूंगा कि एक महीने में प्राइस मूवमेंट कैसे रही। दूसरी बात, 5 तारीख को इन्होंने एक अनाउंसमेंट की, एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को दी, उससे क्या रैशनल निकला और उसके बाद शेयर्स के प्राइस में क्या मूवमेंट थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो चार्ट रहा पूरे एक साल का, वीकली चार्ट जो है उसका हम एनालिसिस करेंगे और अभी प्राइस में कहाँ मूवमेंट रह सकती है, किस साइड मूवमेंट रह सकती है। उसके बाद देखिएगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या विशेष देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो वहाँ से भी जो है एक हम आउटकम की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो है इसके वैल्यूएशंस से संबंधित कुछ जो पैरामीटर्स हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा देखिएगा इनको जो 5 ईयर्स में क्या पी रेशियो जो है इन्होंने डिज़र्व की उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो इनका इंडेक्स जो है उसमें कंट्रीब्यूशन तो है, तो इनके जो फ्यूचर जो है उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो स्टॉक का डेरिवेटिव है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इनके जो भी पिछले 2 वीक्स के जो भी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसके अंदर रहा और जो प्राइस मूवमेंट रही उन सब का एनालिसिस करेंगे। तो इन सभी एनालिसिस को जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये जो शेयर है ये काफ़ी अच्छी तेज़ी के अंदर रहा और इसकी तेज़ी का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ वो आप देखिएगा कि पिछले महीने की जो एक्सपायरी थी उस एक्सपायरी पर ये जो शेयर था ये 1130 रुपये, 1129 रुपये कुछ पैसे था, तो 1130 रुपये पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई। और ये 1130 रुपये यानी कि 2 हफ्ते के दौरान आप देखिएगा इस शेयर ने 1135 रुपये पे जो है क्लोजिंग दी है। तो ये आपको सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है लगभग 19% का राइज 2 वीक के अंदर जो है देखने के लिए मिला और इसकी वजह से बहुत बड़ा निफ्टी के अंदर जो है राइज आया और उसके साथ साथ आपको बैंक निफ्टी में भी राइज मिला। ये इसकी प्राइस मूवमेंट है। हालांकि इससे पिछला जो एक महीना था ये 1100 रुपये, सॉरी उससे जो पिछले 15 दिन थे उसमें ये 1100 रुपये से नीचे जो है ट्रेड कर रहा था। ये जो शेयर है अभी भी करीबन 24 की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस शेयर की बात करें पी रेशियोज़ के हिसाब से, डिविडेंड यील्ड जो है अभी है नहीं क्योंकि साल डिविडेंड बटा नहीं है। अब इन्होंने 5 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें इन्होंने बताया कि इनकी जो ग्रोथ हुई है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% हुई है जो एडवांस इन्होंने बांटे हैं। अब इस एडवांस की सच्चाई समझिए। देखिएगा ये जो 3% एडवांस बढ़े हैं, देखिए साल दर साल जो बढ़े हैं वो तो पिछले क्वार्टर में इंक्लूड हो जाते हैं, उसके बाद जो है हमें यहाँ एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं बैंकों में कभी भी ईयर ऑन ईयर की जो है सिफारिश नहीं करता हूँ क्योंकि ये सीजनल बिजनेस नहीं होता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिएगा कि जो ये लोन्स एंड एडवांसेस है ये 3% बढ़े, तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो 3% की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। हालांकि देखिएगा और दूसरे बैंकों की इन्फॉर्मेशन में भी इससे ज़्यादा ग्रोथ दिखी है। लेकिन देखिएगा इस 3% में क्या चीज़ें हैं, इस 3% के अंदर जो है करीबन 30.26 मिलियन, जो कि हालांकि परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं होता, डेसिमल्स में होता है, लेकिन 3% के अंदर इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है जो कि इन्होंने एचडीएफसी से खरीदा है। उसके बाद देखिएगा जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है और जो अभी आपको मिला नहीं है मोरेटोरियम के पीरियड का, वो भी जो है इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ही बुक कर रखा है।
तो क्योंकि वो पैसे अगर किस्त नहीं आए हैं तो वो भी जो है ऐड होती रही और उसका इंटरेस्ट भी ऐड होता रहा। तो ध्यान रखिएगा, तो 3% में वो जो मोरेटोरियम का जो पैसा उधार है और जो इनको रिकवर नहीं हुआ है वो भी लोन्स एंड एडवांसेस में आपके बढ़े हुए हैं, क्योंकि लोन एंड एडवांसेस की जो ग्रोस बुक है उसके अंदर वो इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। दूसरी बात है कि जो डिपॉजिट्स हैं वो 3% बढ़े। तो देखिएगा डिपॉजिट्स इसलिए बढ़ रहे हैं और सभी बैंकों के बढ़ रहे हैं कि जो भी लॉकडाउन के बाद जिन लोगों की सैलरी आती है, जो बिजनेस वाले हैं, इवन जो सैलरी क्लास है वो भी घर से बाहर कम निकल रहा है और उनकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती जा रही है। तो जो गवर्नमेंट में स्पेशली एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी की बात करूँ मैं स्पेशली, और जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी जो है वाइट कॉलर जॉब्स वाले जो लोग हैं वो भी अपनी सैलरी का जो विड्रॉल है वो कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी देखिएगा, और लोग सेफ्टी पर्पज़ से भी जो है डिपॉजिट जो है ज़्यादा रख रहे हैं कि कोविड पता नहीं कितना सीरियस हो जाए, तो उस वजह से भी आप इस बात को समझिए। तो एक सेफ्टी की वजह से डिपॉजिट्स जो है मोस्टली बैंकों के बढ़े हुए हैं। अब बात ये है कि मोरेटोरियम के बारे में जो है यहाँ पे चीज़ें हैं नहीं, ये 1 साल का चार्ट है। तो इस 1 साल के चार्ट से मैं आपको यही बताता हूँ। देखिएगा अभी जो 1235 रुपये के जो प्राइजेज़ यहाँ पे हैं, अगर आप इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में देखें तो ये करीबन 5 रुपये और लगा लीजिएगा यहाँ पे, 5 से 7 रुपये, तो ये करीबन 1242 रुपये के आसपास का रेट बनता है। और यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है रेजिस्टेंस आपको जो है देखने के लिए मिलेगी। और ये देखिएगा ये लेवल यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये 1242 रुपये से लेकर 1250 रुपये के बीच में काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस बनेगी। तो मुझे यहाँ पे जो अपसाइड है वो अभी थोड़ी सी कैप्ट लगती है और एक शॉट में नहीं आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने जो है इसका रिजल्ट भी है, तो बड़े प्लेयर्स कुछ बड़ा गेम जो है प्लान कर रखा है उन्होंने, जो मुझे यहाँ पर जो है देखने से लगता है। जिस तरीके की तेज़ी जो है विदाउट एनी मेजर इवेंट या मेजर चेंजेस जो है देखने के लिए मिली है, और सीधी सी बात ये है कि जिस तरीके से ये निफ्टी को और बैंक निफ्टी को मैनेज करने में हेल्प करता है, वहाँ से कुछ इंडिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिएगा, अगर अर्निंग की बात करें तो जो रेवेन्यूज जून क्वार्टर में थे वो इनके हाईएस्ट थे। इंटरेस्ट की जो एक्सपेंसेस हैं और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मल थे। तो अदर एक्सपेंसेस पिछली बार कम थे, तो वो इस बार जो है कम नहीं होने वाले। दूसरी बात है, हालांकि थोड़ी सी अदर इनकम से भी इनकी बढ़ेगी, क्योंकि जो पिछले बार अदर इनकम का जो कमीशन वाला कंपोनेंट है वो कम था। हालांकि अभी भी जो एटीएम से रिलेटेड चार्जेज़ हैं या मिनिमम बैलेंस चार्जेज़ हैं उसकी रिकवरी जो है इनकी शायद कुछ समय तक जो है इन्होंने पोस्टपोन रखी थी, तो वहाँ से हो सकता है कि अदर इनकम में जो है फ़र्क पड़े। तो हमें जो लग रहा है कि फाइनेंसिंग मार्जिन जो 16% है ये इसी के आसपास रहेंगे, 15, 16, 17 के आसपास। तो मार्केट की समझ रही है कि एक स्टेबल जो है अर्निंग है। लेकिन देखिएगा दिक्कत इस बिज़नेस में कुछ और है, जो कोविड की वजह से असेट्स क्वालिटी है उसके ऊपर है। और लेकिन असेट्स क्वालिटी पे जो दारोमदार है वो आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में, क्योंकि देखिएगा 2 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, और तो वो अगले क्वार्टर में नजर आएंगे। तो जिसकी वजह से ये जो भी प्रोविजंस दिखाएंगे ये अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से दिखाएंगे। तो जो है नए एनपीए जो है यहाँ पर शामिल होते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो 12 रुपये 10 पैसे की ईपीएस थी, इसी के आसपास जो है ईपीएस अभी भी रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है 13 रुपये 14 रुपये के आसपास तक भी जा सकती है, क्योंकि एनपीए आएगा नहीं, तो जो है कोविड का जो नॉर्मल प्रोविजंस है वो बनाया होगा, और हो सकता है कि वहाँ पर भी इन्होंने प्रोविजंस ज़्यादा बना ही नहीं रखे थे पहले भी, तो ये जो ईपीएस है ये हो सकता है कि थोड़ी बढ़ी हुई दिखा दे। लेकिन देखिएगा उससे आपको इसके इंडिकेशंस को गलत समझने की जरूरत नहीं है। शेयर्स पहले 20% चल चुका है, अगर वो आता भी है तो। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर एक जबरदस्त तरीके की पोजीशंस जो है ट्रेडर्स ने बिल्डअप की है। वो कैसे बिल्डअप किए वो मैं बताता हूँ। और अगर आप यहाँ पे एक पैरामीटर को और देख लीजिएगा, बुक वैल्यू अभी भी शेयर्स की 311 रुपये फाइनेंशियल्स में। हालांकि अगर हम इसकी CAGR देखें तो अभी कंपनी 16% की CAGR जो है बता रही है कि वो 16% की जो है ग्रोथ रेट से जो है चल रही है। और अगर आप 25 की पी रेशो देखेंगे तो 1/25 यानी कि 4% प्लस 16%। तो मार्केट को ये लग रहा है कि इतनी रिटर्न्स के अंदर इतना बढ़िया शेयर जो है 20% ग्रोथ अभी आगे चल के दे सकता है। लेकिन असेट्स क्वालिटी पर सबको अभी डाउट है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जब तक असेट्स क्वालिटी नहीं होगी तब तक ये जो शेयर्स के प्राइस अभी बढ़े हैं ये शायद आगे सस्टेन ना करें। अब उसके टेक्निकल रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिएगा इसकी जो पी रेशोज़ थी, जब ये बैंक अच्छा चल रहा था पीछे, तो ये 30 के आसपास की पी रेशो पे चल रहा था, अभी 24 के आसपास की पी रेशो पर आ गया। हालांकि अभी देखिएगा ये नीचे अगर आप फरवरी मार्च में देखेंगे तो ये 17-18 की पी पर भी चला गया था, वहाँ से भी जो शेयर्स है ये 24 की पी पर आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा जो है राइज ही कर चुका है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये दोबारा से 28 से 30 की पी रेशो जो है मेंटेन करेगा। लेकिन देखिएगा जैसे जैसे बैंकिंग में
अभी कंपटीशन आ रहा है, तो वो शायद हमें नहीं लगता कि वो अभी जो है ये मेंटेन कर पाएगा। और जो ग्रोथ है वो अदर इनकम्स में नहीं है और बाकी जगह पे भी जो है कंपटीशन है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये ग्रोथ जो है मेंटेन कर पाएगा। और उसका एक मेन रीज़न ये है कि जब अगले क्वार्टर में मोरेटोरियम में जो असेट्स थी या जो एनपीए का एग्जैक्ट फिगर आएगा उसको कैसे बैंक मैनेज करेगा। वो इस बैंक के लिए नहीं, वो सभी बैंकों के लिए। अब देखिएगा फंडामेंटली मुझे अभी भी जिन प्राइस पे मुझे फेयरली वैल्यूड, तो मैं नहीं बोलूँगा फेयरली वैल्यूड, शायद यहाँ से 100 रुपये नीचे होना चाहिए था, लेकिन अभी ये जो है एक ओवर वैल्यूड टेरिटरी के अंदर करीबन 100 रुपये के आसपास जो है मुझे लगता है कि मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से 100 रुपये के आसपास ये जो ऊपर की तरफ जो है प्राइस है। ये देखिएगा ओपन इंटरेस्ट 3.79 है। कोई भी ओपन इंटरेस्ट देखेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया पोजीशंस बनी है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे भी जो मैंने आपको चार्ट में बताया कि ये देखिएगा अपने रेजिस्टेंस के दायरे में है। ये आपको दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी के जो डेटा है वहाँ देखिएगा ये रेजिस्टेंस थे इसके, ये आप देखिएगा नवंबर के हैं पिछले साल के। तो ये जो रीज़न है ये पूरा का पूरा जो आगे 50 या 60 रुपये का है, इसमें हर छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है और ये 3 महीने के जो है चार्ट्स पर भी इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये 2 कैंडल बनी है, अगर आप इनकी वीकली की भी देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर टेक्निकली देखोगे तो आपको लगेगा कि ये शायद आगे जो है चल सकता है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि अगर आप इसको देखेंगे पिछले 1 साल के चार्ट के दौरान तो आपको एक रेजिस्टेंस जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पर 3.79, तो कोई भी देखेगा तो ये लगेगा कि जी बहुत अच्छा जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस में बड़ी अच्छी मूवमेंट है। तो जो प्राइजेस करीबन 19% जो है 2 हफ्तों के अंदर बढ़े हैं, उसके बाद अब देखिएगा पहली बार क्या हो रहा है कि HDFC बैंक का जो फ्यूचर है वो करीबन 4 से 5 रुपये के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये जो पोजीशंस बनी है ये शॉर्ट्स वाली पोजीशंस बनी है। यानी कि अभी तक जो परसों तक की बात करें हम, यानी कि थर्सडे तक, तो थर्सडे तक जो शॉर्ट ट्रैप थे, आधे शॉर्ट तो थर्सडे को जो है कट गए, निकल गए, जो है शॉर्ट्स की पोजीशंस कवर करा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिएगा नए जो है लॉन्ग्स नहीं बने हैं, ये नए शॉर्ट्स बने हैं। ये नए शॉर्ट्स कैसे बने हैं, हायर प्राइजेस पे। पहले वो जो शॉर्ट्स थे वो सब ट्रैप हो गए और उस ट्रैप होने के बाद यहाँ पे देखिएगा एकदम जबरदस्त वॉल्यूम जो है बना है पिछले 3 दिनों के अंदर। तो पिछले 3 दिन के अंदर बहुत ही खास बात जो देखने के लिए मिलेगी, मैं पहले आपको 25 सितंबर से बात करता हूँ। तो देखिए कि 25 सितंबर की बात है जहाँ पर कि 1,01,60,775 शेयर्स का जो है वॉल्यूम था। प्राइस नॉर्मल था, 1042 तक गया, एक टेक्निकल बाउंस बैक थी बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। उसके बाद 1044 से 1058 का प्राइस, 1058 के बाद 1064, 1078, 1108, 1112, 1143, 1160, 1189, 1235, सारी जो क्लोजिंग है वो सब पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव क्लोज नहीं है। तो जनरली ये जो वर्टिकल राइज आया है, जनरली इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो है बनती है। अब कभी कभी वर्टिकल राइज क्या होता है कि ऊपर ले जाके शॉर्ट्स बनाने के लिए होता है, और सिमिलर राइज जो है निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिला है। लेकिन अब निफ्टी भी जो है उस लेवल के आसपास पहुंच रहा है। अगर आप 100-150 पॉइंट और देखेंगे तो जहां पर एक बहुत बेहतरीन वाला जो स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर भी आप अगर पूरा गेम समझेंगे तो यहाँ तक क्या था, आप देखिएगा 6 अक्टूबर तक 1144 रुपये एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे उम्मीद ये थी कि यहाँ पर शेयर कुछ समय कंसोलिडेट करेगा, ऐसा पास्ट में भी रहा। अभी अगर आप लॉकडाउन के बाद देखेंगे तो यहाँ पे पहले भी शेयर आया था पिछले रिजल्ट के आसपास, और फिर वहाँ से जो है वापस चला गया था, जहाँ पर कि आदित्य पुरी जी ने भी जो है अपने शेयर्स जो है बेचे थे उन्हीं प्राइजेस के आसपास। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो प्राइस थे उसके बाद 1162 रुपये। अब लेकिन अब शेयर के लिए जो है अगली चाल चलना के लिए वॉल्यूम चाहिए था। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑपरेटर ने भी और सीधा किसी ने भी सोचा होगा कि अब देखिएगा आज डिलीवरी वॉल्यूम घट गया। अगर आप पिछले सारे पीरियड्स के डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे 25 सितंबर के बाद और 6 अक्टूबर के बीच में, तो लोएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था, रेजिस्टेंस पॉइंट था। ऐसे पॉइंट के ऊपर जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट पर जनरली ट्रेडर्स शॉर्ट के सौदे बनाते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है, लोएस्ट डिलीवरी भी आ गई और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग वाला था। तो यहाँ पर ऑपरेटर ने गेम खेला और उसने शॉर्ट्स को इस तरीके से ट्रैप किया
कि अगले दिन 1162 रुपये के प्राइस गए, वॉल्यूम भी 10% बढ़ा और डिलीवरी 33.7। यहाँ तक भी शॉर्ट समझ रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ऊपर गया है, अभी और शॉर्ट्स बनाते हैं। तो शॉर्ट्स वालों ने भी थोड़ा एवरेज किया होगा कि चलो कभी 1150-55 के आसपास रेजिस्टेंस हो तो 5-7 रुपये ऊपर चला जाता है। लेकिन असली गेम हुआ थर्सडे को, जब एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन 1200 रुपये का प्राइस तोड़ा। हालांकि इस 1200 रुपये पे आते के साथ निफ्टी 11,900 आ गया था और वहीं पर एकदम सेलिंग जो है बियर्स ने मारी, लेकिन फिर भी 1191 के आसपास क्लोज हुआ। और इस दिन वॉल्यूम्स जो नॉर्मली एवरेज वॉल्यूम्स हैं उनसे डबल था और डिलीवरी भी 51%। यहां पर शॉर्ट ट्रैप हो गए, यहां पर शॉर्ट ट्रैप हो गए। और उसके बाद अगले दिन ऐसा लग रहा था कि देखिए इतनी बड़ी तेजी करने के बाद आज थोड़ा मंदा होगा। और यहां पर जो फ्राइडे का सेशन हुआ, फ्राइडे में उन्हीं प्राइजेस पर खुला जिन पे जो है क्लोजिंग दी थी उसी के आसपास। उसके नीचे भी गया एक बार 15 पैसे, और किसी को नहीं लग रहा था कि आज ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बीच में गया 1220 के आसपास, फिर नीचे आता रहा। लेकिन लास्ट के 1 घंटे के अंदर जो खेल हुआ और वॉल्यूम्स इस दिन 2.5 गुना थे और डिलीवरी परसेंट 36.97 थी। तो यहाँ पर अभी जो मुझे पर्सनली लगता है जैसे डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ी है, तो हो सकता है कि 10-15 रुपये का भी और राइज आपको HDFC बैंक में मिले और जिससे जो है बैंक निफ्टी भी करीबन 24,200 24,300 के आसपास तक चला जाए। और वहाँ पर जो है देखना पड़ेगा, और निफ्टी भी जो है 12,000 को जो है टच कर देगी, तो वहाँ पर जो है एक सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिल सकता है। ये सारी की सारी जो मैंने आपको ओपिनियन दी, ये वास्तव में एज एनालिसिस्ट मैंने आपको फंडामेंटल प्लस टेक्नो जो है दोनों जोड़ के कोशिश की है। तो हालांकि मैं आपको फिर भी यही बात बोलूँगा कि जो भी आप निवेश करें, जो भी आप अपनी पोजीशन लिखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये जो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए जो है उत्तरदायी नहीं होगा। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, और जो है और भी अपनी जो किताबें पढ़िए या अपना खुद भी अपना रिसर्च वर्क करिए, और उसके बाद ही फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचिए। लेकिन ये जो एनालिसिस मैंने आपको किया, जो जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो मैंने आपके साथ जो है शेयर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।